Good morning students, how are you? You are welcome to CR International online classes. आज का 12th आर्ट्स के अंदर असाइनमेंट नंबर 86 है। बोथ मीडियम के लिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के लिए कॉमन टॉपिक रहेगा विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिवोल्ट 1857। 1857 की क्रांति के दृश्यात्मक जो अभिलेख होते थे या दृश्यात्मक चित्र जो होते थे वो किस तरीके से, उन चित्रों के जरिए क्या संदेश हमें मिलता है उसके बारे में हमें चर्चा करनी है। इस पूरे ही टॉपिक के अंदर उन चित्रों और दृश्यों की बात की गई है जो पेंटिंग वगैरह बनाते थे, जैसे आर्टिस्ट, विभिन्न आर्टिस्ट के द्वारा अलग अलग तरीके की पेंटिंग्स बनाई गई थी। कुछ यूरोपियन आर्टिस्ट भी यहाँ पे अवेलेबल थे। इसके अलावा इंग्लैंड के अंदर भी पर्याप्त मात्रा में आर्टिस्ट अवेलेबल थे। तो उन्होंने बढ़ चढ़ करके अंग्रेज़ों की प्रशंसा करते हुए चित्र बनाए। जैसे कि हमारे देश के अंदर जन विद्रोह चल रहा था, तो उस विद्रोह के दौरान कुछ लोगों की हत्या हो गई थी। जैसे कि लखनऊ में घेरा डाल दिया गया था, बाहर से विद्रोही भारी संख्या में पहुंच गए थे। उन्होंने लखनऊ को कब्जे में ले लिया था और सभी अंग्रेज सैनिकों को और अधिकारियों को मौत के घाट उन्होंने उतार दिया और बचे हुए लोगों को वहाँ से निकाल दिया। अब जैसे ही ये इस बात का मैसेज इंग्लैंड के अंदर लोगों को पता चला, तो उनको अपनी अपराजेयता पर बहुत गर्व था। वे चाहते थे कि बदला लिया जाए, निर्ममता पूर्वक काटा जाए, लोगों को बिल्कुल मतलब तहस नहस कर दिया जाए, क्योंकि उनकी भावनाएं इस तरह की थी। और जितने भी चित्रकार थे वो प्रशंसा करते थे कि अपने नेताओं की, जो अंग्रेज़ों की तरफ से लीड करने वाले नेताओं की, वो उनकी प्रशंसा करते रहते थे। जैसे कि कुछ नेताओं के नाम हम अभी आपको बताएंगे। इसके अंदर हम स्टार्ट करते हैं पिक्चोरियल प्रिपेयर्स बाय ब्रिटिश लोगों के द्वारा तैयार की गई चित्र, या कौन कौन से चित्र उनके द्वारा बनाए गए, उन चित्रों में क्या संदेश हमें मिलता है। थॉमस जॉन्स बार्कर क्रिएटेड ए पेंटिंग रिलीफ ऑफ लखनऊ इन 1859। 1859 में थॉमस जॉन्स बार्कर ने एक पेंटिंग बनाई जिसको लखनऊ की राहत के नाम से जाना जाता है। उन्होंने ये पेंटिंग 1859 में बनाई। इस पेंटिंग के अंदर क्या दर्शा रखा है कि विद्रोहियों को बर्बर और आतंकी माना गया है। वे उनको मतलब उनके प्रति कोई उनकी हमदर्दी नहीं है। वे मानते थे कि कानून व्यवस्था को तोड़ने वाले हैं ये विद्रोही सब। इनका कोई ऐसा मकसद नहीं है कि राष्ट्रवादी तत्वों के द्वारा, राष्ट्र प्रेम के जरिए ये अपने देश को आज़ाद कराना चाह रहे हैं, ऐसा कोई वो संबंध नहीं मानते थे। वे मानते थे ये आतंकी हैं, कानून तोड़ना इनका काम है और अंग्रेज़ लोगों को ये मारपीट कर रहे हैं या उनकी नस्लीय हिंसा यहाँ पे कर रहे हैं, तो ये गलत है। हेनरी लॉरेंस कलेक्टेड होल ऑफ द क्रिश्चियन पॉपुलेशन। हेनरी लॉरेंस एक अंग्रेज़ सेनापति था। उसने क्या किया, उस समय पर इनकी जो ड्यूटी थी, हेनरी लॉरेंस की ड्यूटी लखनऊ के अंदर लगाई गई थी। उसमें ईसाई जितने भी लोग वहाँ अवेलेबल थे उन लोगों को इकट्ठा अपने साथ लेकर के एक सुरक्षित रेजिडेंसी में उसने शरण ले ली ताकि लोगों की हत्याएं ना हो। आफ्टर 20 days कॉलिन कैम्पबेल, उससे पहले हेनरी हैवलॉक एंड जेम्स ऑटर्न रीच्ड ओवर देयर एंड कट थ्रू द रिबेल फोर्सेस। इससे पहले हेनरी लॉरेंस के बाद में हेनरी हैवलॉक पहुंचा है और जेम्स ऑटर्न पहुंचा है, कुछ ही समय के बाद पहुंच गए। और जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचे हैं तो उन्होंने विद्रोहियों के सुरक्षा घेरे में सेंध लगा दी या उसको कट कर दिया और कुछ लोगों को राहत पहुँचाई। तो ऐसे समय पर जब विपत्ति के अंदर अंग्रेज महिलाएं, उनके बच्चे असुरक्षित माहौल में थे, उनको लग रहा था कि सब मारे जाएंगे, तो ऐसी परिस्थितियों के अंदर इन नेताओं का पहुंचना, हेनरी हैवलॉक, जेम्स ऑटर्न, ये उन्होंने उसको बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके पेश किया और उनके संबंध में चित्र बनाए, उन्हें प्रशंसा का पात्र माना। नेक्स्ट, आफ्टर 20 days कॉलिन कैम्पबेल कैम ओवर देयर। 20 दिन के बाद कॉलिन कैम्पबेल जो एक सेनापति था, अंग्रेज सेनापति, भारी संख्या में सेना लेकर के वहाँ पहुँच गया
और उसने वहाँ जितने भी जो सुरक्षात्मक घेरा उन्होंने बनाया हुआ था, जो लखनऊ को घेरा रखा था विद्रोहियों ने, तो विद्रोहियों के बाहर से उन्होंने उसे कंट्रोल कर लिया और सभी विद्रोहियों को वहाँ से हटा दिया और इस तरीके से दोबारा से उन्होंने अपना कब्जा लखनऊ पर करके दिखाया, अंग्रेज़ों की विजय पताका उस पर फहराई और इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया। अगले ही दिन न्यूज़पेपर के अंदर, पत्रिकाओं के अंदर इंग्लैंड में भारी मात्रा में और विदेशों के अंदर भी ये बात पहुंच गई कि किस तरीके से यहाँ पर विद्रोह हुआ था, विद्रोह के अंदर विद्रोहियों ने किस तरीके से कंट्रोल कर लिया था, कब्जा कर लिया था और उनका कब्जा दोबारा से छुड़ा लिया है और अंग्रेज़ों की जो अपराजिता थी उस बात को फिर एक बार उन्होंने प्रूव करने की कोशिश की। Next, British historians described the siege of Lucknow and their survival as the ultimate victory of British power. ब्रिटिश जितने भी इतिहासकार थे उन्होंने लखनऊ की राहत को अपने त्याग, समर्पण, बलिदान, अंग्रेज़ों के बलिदान, उनका त्याग, उनका समर्पण और अल्टीमेट विक्ट्री यानी अंतिम जीत अंग्रेज़ों की होनी है, ये इस नीति को वो लोग मानते थे ब्रिटिश हिस्टोरियंस और ये मानते थे कि ब्रिटिश पावर को ये प्रूव इस बात से होता है कि भारत के अंदर चाहे कितना भी बड़ा जन विद्रोह पैदा हो जाए उसको दबा सकते हैं। जोसेफ नोएल पैटन पेंटेड ए पिक्चर इन मेमोरियम 2 years आफ्टर म्यूटिनी। जन विद्रोह के 2 साल बाद जोसेफ नोएल पैटन ने एक चित्र बनाया, उसका नाम रखा इन मेमोरियम। इन मेमोरियम के अंदर विभिन्न तरह की यादें और स्मृतियों को संजोए रखने के लिए इस तरह का चित्र बनाया गया था। उसके अंदर बिलखते हुए बच्चों को दर्शाया गया है, महिलाओं को आपस में एक दूसरे से लिपटते हुए दर्शाया गया है और वो भय से कांप रही हैं और ऐसी मतलब परिस्थितियाँ सामने दिखाई पड़ रही हैं उस चित्र को देखने से कि किसी के मन को वो झंझोड़ सकती हैं। तो ऐसा ही उस चीज़ का असर दिखाने के लिए इस तरह के जो नोएल पैटन हैं, इस तरह के जो चित्रकार थे, उन्होंने ऐसा मैसेज डालने के लिए ही अंग्रेज़ों के अंदर इस तरह के विचार संप्रेषित किए और वहाँ लोगों ने उसे पढ़ा तो लोगों में राष्ट्रवादी सोच डेवलप हुई और उन्होंने डिमांड रखी कि भारत के अंदर जिस तरीके से इन्होंने दमन किया है विद्रोहियों को, उससे कड़ी से कड़ी सज़ा उन्हें मिले और उसका परिणाम स्वरूप यही परिणाम रहा कि हमारे अपने देश के जन विद्रोहियों को पकड़ करके और उन्हें तोप के आगे बांध दिया जाता था और फिर तोप से गोला छोड़ दिया जाता था और उसकी हत्या, निर्मम हत्या कर दी जाती थी। तो ये किस चीज़ का प्रमाण था? क्योंकि उन पे आम जनता का प्रेशर पड़ रहा था। आम जनता ने देख लिया था कि जन विद्रोह के दौरान विद्रोहियों ने अंग्रेज़ों के साथ कैसा बर्ताव किया है और वो उस बर्ताव का बदला लेना चाहते थे। यानी ब्रिटिश इतिहासकार अपने देश के शासकों को, अपने देश की ईस्ट इंडिया कंपनी को या उनकी क्रूर नीतियों को गलत नहीं बता रहे थे, वे जन विद्रोहियों को गलत बता रहे थे। अब उससे आगे बढ़ती देखिए, विद द वेव्स ऑफ शॉक एंड एंगर स्प्रेड इन इंग्लैंड, डिमांड्स ऑफ द रीडिस्ट्रीब्यूशन ग्रीव वेरी स्ट्रांगली। जैसे जैसे इस आघात का पता लगा, लोगों के अंदर गुस्से की ज्वाला भड़क उठी और पूरे इंग्लैंड के अंदर इस बात की डिमांड जोर शोर से उठने लगी कि किसी भी तरीके से इस दमन का सहारा लेकर के और इस विद्रोह को दबा दिया जाए। Numerous pictures and cartoons in British press were giving stress on the need of brutal repression. बहुत ऐसे चित्र हमारे पास हैं, बहुत ऐसे कार्टून हमारे पास हैं, इसके अंदर ये बात प्रूव होती है कि ब्रिटिश प्रेस के जरिए या ब्रिटिश समाचार पत्रों के जरिए, पत्रिकाओं के जरिए एक बहुत ज़बरदस्त उन पे दबाव डाला गया इस बात का कि दमन करना है तो वो थोड़ा बहुत दमन नहीं करना है, लोगों को बुरी तरह से भयभीत करके ख़त्म कर दो। और ये इस तरह की नीति की डिमांड वहाँ के आम लोगों में उठ रही थी। इसके बाद इंडियन पिक्चर्स, भारतीय तस्वीरों में क्या था? ये तो था इंग्लैंड में जो तस्वीरें बन रही थी उनका नज़रिया हमने पढ़ा। वो अपने देशवासियों को क्यों बुरा बताएंगे, वे अपने देशवासियों की प्रशंसा खूब करते थे। इसके अंदर इंडियन पिक्चर्स जो आर्टिस्ट थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने विद्रोही नेताओं को अपना एक हीरो माना। उन्होंने माना कि हमारे ये स्वतंत्रता दिलाने वाले हमारे लिए एक प्रणेता हैं जिन्होंने
इस स्वतंत्रता संग्राम के अंदर अपने प्राणों की आहुति दे करके या न्यौछावर अपने प्राणों को न्यौछावर करते हुए अपने देश की सेवा की और अपने देश पर मर मिटने को ये लोग तैयार हैं और पूरे देश को एकजुट होने के लिए तैयार हैं और अपना शासन खुद अपने हाथ में ग्रहण करना चाहते हैं, अंग्रेज़ों को मार भगाना चाहते हैं। महारानी लक्ष्मीबाई के चित्र के जरिए ये बात समझाने की कोशिश की गई कि उनकी जब भी कोई चित्र वो उस समय बनता था तो वो वर्दी में बनता था, क्योंकि वो एक शासिका थी और उनकी वर्दी के जरिए एक हाथ में तलवार एक हाथ में ढाल उनके रहता था और घोड़े पर सवार होकर के वो अंग्रेज़ों के पीछे भागते हुए का चित्र उसमें दर्शाया गया है। उन्होंने अंग्रेज़ों को अब किस तरीके से नियंत्रण में कर लिया, बहुत लोगों को उन्होंने हरा दिया। जैसे जनरल ह्यूरोज ने खुद उनके जो पराक्रम की प्रशंसा की थी और महादेवी वर्मा हैं या फिर बहुत से ऐसे कवि हैं जिन्होंने उनकी प्रशंसा के अंदर बहुत सी कविताएं वगैरह लिखी हैं। तो इंडियन पिक्चर्स के अंदर सिर्फ महारानी लक्ष्मीबाई की बात नहीं है, और भी इसी तरह के जो हमारे रियल वॉर हीरोज़ रहे हैं उनका प्रचार करने के लिए हमारे अपने देश के राष्ट्रवादी कथा लेखकों के जरिए या गद्यकारों के जरिए ये बात प्रूव करने की कोशिश की गई कि वो जन विद्रोह के अंदर जो विद्रोह हुआ उसमें विद्रोही गलत नहीं थे, उनका सिर्फ एक ही ध्येय था कि भारत को आज़ादी प्राप्त कराना और अपने देश से प्रेम करना कोई गलत नहीं है, अपने देश पर मर मिटना कोई गलत नहीं है, अपने देश को फिरंगियों से आज़ादी दिलाना और उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते थे। तो ये बात उन्हें किसी भी तरीके से गलत नहीं लगती थी। दोनों पर्सपेक्टिव से अगर हम देखते हैं, अंग्रेज़ों की तरफ से अंग्रेज़ों का, उनके अपने नेताओं का वो लोग प्रशंसा करते हैं, हर पॉइंट के अंदर हमने यही बात देखी है। और जब हमारे भारतीयों की चित्रकारों की बात आती है तो भारतीय चित्रकार जन विद्रोहियों को गलत नहीं मानते हैं, वो सच्चा हितैषी मानते हैं और वो हमारे देश को आज़ादी दिलाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। इसके अंदर हमें इस टॉपिक को फिर एक बार रिवाइज कराते हैं। पिक्चोरियल प्रिपेयर्ड बाय ब्रिटिश लोगों के द्वारा चित्रों को, जिन जिन चित्रों को बनाया गया था उनके अंदर सबसे पहले थॉमस जोन्स बार्कर ने एक लखनऊ की राहत के नाम से एक चित्र बनाया 1859 में, और उसमें मैसेज था कि लखनऊ के अंदर जो जन विद्रोह के जरिए जो विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी थी उससे अंग्रेज़ अधिकारियों को कब्जे में ले लिया गया था या उनको कंट्रोल करके और बंद कर दिया गया था, उनकी स्वतंत्रता छीन ली गई थी। लेकिन जैसे जैसे वहाँ अंग्रेज़ अधिकारी वहाँ पहुँचे और उनको आज़ाद कराना शुरू किया तो इससे उन्हें राहत मिली और उस राहत का जिक्र ही इसमें किया गया है। हेनरी लॉरेंस के बारे में बताया गया है जो कि एक अंग्रेज़ अधिकारी था, उसने सभी ईसाई लोगों को इकट्ठा करके एक रेजिडेंसी में शरण ली ताकि उनकी कोई हत्या ना कर सके। हेनरी हैवलॉक और जेम्स ऑटम जो कि मतलब सैन्य अधिकारी थे और वे दोनों कुछ ही समय के बाद यहाँ पे पहुँच गए और उन्होंने विद्रोहियों के सुरक्षा घेरे को तोड़ दिया। 20 दिन बाद कॉलिन कैम्पबेल जो कि सेनापति था वह वहाँ पर भारी सेना लेकर पहुँचा और पूरी तरीके से लखनऊ को अपने नियंत्रण में ले लिया। इसके बाद ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने ये बात कही है कि जो लखनऊ की राहत है या लोगों का जो समर्पण है, अंग्रेज़ों का जो समर्पण है, और उससे ये बात जाहिर होती है कि जो ब्रिटिश पावर है वो सर्वशक्तिमान है या अपराजेय है, उनकी विक्ट्री निश्चित है, वो जीतेंगे। जोसेफ नोएल पैटन ने ये बात कही है इन मेमोरियम के जरिए कि महिलाओं के साथ बहुत गलत व्यवहार हो रहा था, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा था, कुछ लोगों को मार भी दिया गया था। तो इस मार्मिक जो जिक्र यहाँ पे किया गया है कि बच्चों को बिलखते हुए आपस में लिपटे हुए दिखा रखा है, महिलाओं के साथ भी इसी तरह का व्यवहार करते हुए दिखाया गया है। तो ये चित्र है मेमोरियम का, जो कि 2 साल बाद, जन विद्रोह के 2 साल बाद इसे बनाया गया था। इसमें जो शोक की लहर थी और गुस्से का जो संचार था इंग्लैंड के अंदर, इस बात की डिमांड कर रहा था कि जो विद्रोह के लोगों ने, जन विद्रोहियों ने जो गलत किया है तो उसकी सज़ा उन्हें बहुत सख्त मिलनी चाहिए, उनके साथ दमन करना चाहिए। और बड़ी संख्या में चित्र और कार्टून इस बात को बयां करते हैं कि जो ब्रिटिश प्रेस थी वो उन्होंने इस बात के संप्रेषण को, इस बात के महत्व को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित करने का प्रयास किया ताकि आम जनता ये डिमांड रखने लग जाए कि भी जो भी विद्रोही हैं उनको सख्त से सख्त उनको सज़ा मिले या दमन उन पे हो। इंडियन पिक्चर्स के जरिए इंडियन पिक्चर आर्टिस्ट ने अपने देशवासियों को, जन विद्रोही नेताओं को गलत नहीं माना, चाहे वो बहादुर शाह जफर द्वितीय हों या फिर हम नाना साहिब का जिक्र कर सकते हैं, बेगम हजरत महल का,
या फिर कादिर का, जो कि ब्रिजेश कादिर के नाम से जाने जाते थे। इसके अलावा बिहार से कुंवर सिंह का, और मेरठ के अंदर जैसे मंगल पांडे का। इस तरह के सेना जो सैनिक ने कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारे देश के लिए दिया। तो इनके पिक्चर्स जो भी मिलते हैं उनमें ये दिखाने की कोशिशें होती हैं कि हमारे देश को इन्होंने बगैर किसी लोभ लालच के, बगैर किसी स्वार्थ के अपने देश को आज़ाद कराना इन्होंने अपना सर्वोपरि धर्म माना। इस प्रकार ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। धन्यवाद। एक बहुत ज़रूरी बात आपको बतानी है कि सभी बच्चों को स्कूल की तरफ से, स्कूल सॉफ्टवेयर से आपको एक मैसेज भेजा जाएगा। वो व्हाट्सएप पे या फिर आपके जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वहाँ भेजा जाएगा। आपको उसमें एक लिंक मिलेगा और आप वो लिंक आप उसका यूज़ तब कर पाएंगे जब आप प्ले स्टोर से एक CR इंटरनेशनल की एप्लीकेशन बनाई गई है, उस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है। तो जैसे ही स्कूल से मैसेज जाता है उसके बाद आप उसको डाउनलोड करके ज्वाइन करें, क्योंकि आगे जो भी काम होगा वो उसी CR इंटरनेशनल एप्लीकेशन के नाम से होगा। उसमें बच्चों की जैसे एप्लीकेशन है या फिर जैसे डायरी का जो काम है वो भी उसके ज़रिए हो सकता है, होमवर्क का काम भी उसके ज़रिए हो सकता है। इसके अलावा जो कंप्लेंट है, बच्चों की तरफ से कोई कंप्लेंट है वो भी वहाँ डाली जा सकती है। आपकी जो PDF जाती हैं या फिर आपके जो वीडियोस जाते हैं उनका लिंक वहाँ पे आपको अवेलेबल मिल सकता है। और वहाँ एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराने का प्रावधान उसके अंदर है। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो एक ही प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हो जाएंगी और आप उसे समझ पाएंगे। तो आपको प्ले स्टोर पर जाकर और CR इंटरनेशनल एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और उसका मैसेज आपको स्कूल की तरफ से दिया जाएगा। धन्यवाद।